मानव उत्सर्जन तंत्र बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने कल मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना और जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, उसकी संरचना के बारे में हम लोगों ने क्या किया? अध्ययन किया, ठीक है? अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन या हम जिसको वृक्राणु कहते हैं, वृक्राणु भी कहते हैं, नेफ्रॉन भी कहते हैं या वृक्क नलिका भी कहते हैं। तीनों में से कुछ भी आ जाए आपको ध्यान रखना है, उसकी संरचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखो, जैसे ये किडनी है ना? तो किडनी जो है वो किनसे बनी हुई है? कई वृक्राणुओं से या नेफ्रॉन से क्या है? मिलकर बनी हुई है, ठीक है? तो एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख जो ये नलिकाएँ हैं, जो सामने आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, वो पाई जाती है। ये सब मिलकर किडनी का क्या करती है? निर्माण करती है। वृक्क का क्या करती है? निर्माण करती है। इसीलिए इनको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इन नलिकाओं में ही मूत्र का क्या होता है? निर्माण, मतलब इसी के अंदर इन संरचनाओं में वृक्राणुओं में ही मूत्र का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जिसमें मनुष्य का नाइट्रोजनी अवशिष्ट पाया जाता है। कौन सा होता है? यूरिया होता है ना? यूरियोटेलिक है ना मनुष्य, तो यूरिया पाया जाता है। तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो वृक्राणु या नेफ्रॉन में होता है, और वृक्राणु जो है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि यही वृक्क का क्या करती है? निर्माण करती है। तो प्रत्येक वृक्क नलिका में जो है निम्न भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं वृक्राणु के? सबसे पहले आता है मेलपीगिकाय, ठीक है, या कणिका भी कहा जाता है इसको, वृक्क कणिका। इसका निर्माण दो चीजों से होता है, केशिकीय गुच्छ या ग्लोमेरुलस। केशिकीय गुच्छ भी कहते हैं इसको, और दूसरा है प्याले के समान बोमन संपुट, ठीक है? केशिकीय गुच्छ और बोमन संपुट। फिर आगे आता है नेक्स्ट ग्रीवा। ग्रीवा के बाद आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर आता है दुरुस्त कुंडलित नलिका, सॉरी, हेनले लूप चौथा, जिसके दो भाग होते हैं, आरोही और अवरोही, ठीक है? और फिर आएगी आपके दुरुस्त कुंडलित नलिका, और 6 आएगी आपकी संग्रहण नलिका। तो ये सारी संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? किसी भी वृक्राणु का निर्माण करती है, ठीक है? तो आप यहाँ पर ये जो केशिकाओं का गुच्छा देख रहे हो, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ये कप जैसी स्ट्रक्चर है, बोमुस यानी प्याले के समान जो संरचना देख रहे हो, ये बोमन संपुट है, और इन दोनों को मिलके कंबाइंडली हम मेलपीगिकाय कहते हैं। फिर ये छोटा सा भाग जो कि बोमन संपुट से जुड़ा हुआ है, ये ग्रीवा है। ग्रीवा आगे चलकर किसमें खुलती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। फिर हेनले लूप है, जिसका ये भाग है अवरोही। अवरोही मतलब उतरना, आरोहण मतलब चढ़ना, तो ये भाग हो गया आरोही यानी चढ़ने वाला भाग। फिर ये दुरुस्त कुंडलित नलिका, ये संग्रहण नलिका, ठीक है? तो ये जो एक कोई भी हम लोग वृक्राणु ले लेते हैं या वृक्क नलिका ले लेते हैं, या फिर हम कहें कि नेफ्रॉन ले लेते हैं, तो नेफ्रॉन की ये जो है अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको? मेलपीगिकाय को, ठीक है? तो हम पहले पढ़ेंगे किसको? मेलपीगिकाय में हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसको? बोमन संपुट को। बोमन संपुट, ठीक है? बोमन संपुट जो होता है एक प्याले के समान क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है? इसके दो स्तर होते हैं। कौन से दो स्तर? एक तो होता है बाह्य स्तर और दूसरा होता है आंतरिक स्तर, ठीक है? ये हो गया इसका बाह्य स्तर और ये हो गया इसका आंतरिक स्तर, ठीक है? अब इसका जो आंतरिक स्तर होता है, यानी यहाँ पर ये जो स्तर है, ठीक है, इसका निर्माण जो होता है, बाह्य वाला स्तर, चलो मैं इसको ऐसे पढ़ाती हूँ, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर, ठीक है? बाह्य स्तर का जो निर्माण है वो होता है शल्की उपकला कोशिकाओं से, ठीक है? यानी इसका निर्माण होगा किससे? शल्की उपकला से, ठीक? और आंतरिक स्तर जो होता है उसके अंदर ऐसे प्रवर्ध निकलने वाली, मतलब ऐसे कोशिका होती है लेकिन उसके ऐसे तीखे तीखे भाग क्या होते हैं? निकले हुए रहते हैं। तो इसका निर्माण किससे होता है?
पोडोसाइट नामक कोशिकाओं से। किससे होता है? पोडोसाइट नामक कोशिकाओं से होता है। इज इट क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर जो भी ग्लोमेरुलस से छनकर जो पदार्थ आता है वो आकर छनकर कहाँ इकट्ठा होता है? बोमन संपुट के अंदर क्या होता है? इकट्ठा होता है। आगे बात समझ में? ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका? बोमन संपुट की जो गुहा होती है उसके अंदर जो गुच्छे केशिकाओं का जो गुच्छा होता है उसको क्या कहा जाता है? ये पहला पार्ट हो गया हमारा, और ये दूसरा पार्ट हो गया, क्या है? ग्लोमेरुलस या केशिकीय गुच्छ। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? बोमन संपुट की गुहा में। क्या होता है? सबसे पहले धमनी होती है। कौन सी धमनी? वृक्क धमनी। वृक्क के अंदर प्रवेश करेगी, किसमें बटेगी? छोटा रूप क्या होता है धमनी का? धमनी का। धमनी और पतली हो जाती है तो क्या कहलाती है? धमनी का। ठीक है, तो कौन सी धमनी का आएगी? अभिवाही धमनी का। वृक्क धमनी किसमें कन्वर्ट होती है? अभिवाही धमनिका में। ठीक है, अभिवाही धमनिका आगे चलकर किसमें किसके अंदर चेंज हो जाएगी? 50 जो है केशिकाओं में बट जाएगी। ठीक है, और ये केशिकाएं जो है वो गुच्छे का निर्माण कर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब ये केशिकाएं जो है जब बोमन संपुट की गुहा से, यानी ये जो आई वो तो कौन सी है? अभिवाही धमनिका, और ये जो गई वो क्या कहलाएगी? अपवाही धमनिका। समझ में आ गई? इसका व्यास ज्यादा होता है, यानी ये मोटी होती है, और ये जो है इसका व्यास क्या होता है? कम। यानी ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जो है वो आता क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि व्यास इसका क्या है? इसकी मोटाई क्या है? ज्यादा, और ये क्या है? पतली है। तो आएगा रक्त ज्यादा, लेकिन जाएगा क्या? कम। आ गई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वृक्क ये केशिकाएं होती हैं, है ना? तो केशिकाएं जो होती हैं वो केशिकाओं का जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? एंडोथीलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एंडोथीलियम की। ठीक है, अब देखो, बोमन संपुट का आंतरिक स्तर किसका? बोमन संपुट का जो आंतरिक स्तर है वो किससे बना हुआ है? पोडोसाइट का। तो पोडोसाइट कोशिका के क्या निकले रहते हैं? प्रवर्त। तो पोडोसाइट के प्रवर्त। ठीक है, और ये क्या है? केशिका। तो केशिका किससे बनी हुई है? एंडोथीलियम से। तो ये एंडोथीलियम और पोडोसाइट प्रवर्ध मिलकर एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कला। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कला। मतलब इसकी एंडोथीलियम, ठीक है, और इसके ऐसे प्रवर्ध, ये मिलकर बीच में एक लेयर बना लेते हैं, एक अलग से मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है, इस ऐसे मेम्ब्रेन बना लेते हैं। कौन? ये पोडोसाइट प्रवर्ध। ठीक है, और केशिका की जो एंडोथीलियम जो होती है वो, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कला कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कला। अब इस कला के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। 500 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 1000 एंगस्ट्रॉम इनका मान होता है। तो अब यहाँ से रक्त से जो भी छनित्र होता है वो छन कर क्या होता है? यानी इन छेद के माध्यम से बोमन संपुट के अंदर जितना भी अवशिष्ट होता है वो बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है इन छिद्रों के माध्यम से। तो ये छिद्र जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो ये हमारे हो गए मेल पिगी काय। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या चीज? ग्रीवा। कौन सा हिस्सा? ग्रीवा। बोमन संपुट जो है आगे चलकर बोमन संपुट के पीछे छोटी सी नलिका रूपी संरचना होती है। ये जो होती है किसकी बनी होती है? रोमाभी उपकला से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर बाल पाए जाते हैं, मतलब इसकी कोशिकाओं के अंदर जो है बाल पाए जाते हैं, रोम जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर उसके बाद आती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो भी छनित्र यहाँ से छन के आया है
ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, ऐसा नहीं होता कि सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है या नाइट्रोजनी अवशिष्ट है वो भी वही आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि जल हो गया, विटामिन हो गए, है ना, ग्लूकोज हो गया, ये सारे भी छनकर आ जाते हैं ना। हमको तो सिर्फ यूरिन बनाना है, मतलब अवशिष्ट को बाहर निकालना है, तो हम ये ग्लूकोज, विटामिन, H2O इनको क्यों बाहर जाने दें, है ना। तो इसका क्या होता है, जो हमारा छनित्र होता है उसका पुनः अवशोषण करके, यानी अवशोषण करके ये वापस किसमें डाल देती है, रक्त में वापस जो आवश्यक पदार्थ है उनको क्या कर देती है, पहुंचा देती है। मतलब जो भी छनित्र छनकर आया है उसमें जो आवश्यक पदार्थ आ जाते हैं उन पदार्थों को छान कर वापस रक्त में पहुंचाने का काम क्या करता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका करती है। और समीपस्थ जो कुंडलित नलिका है ये घनाकार उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। ध्यान रखना, किसकी, घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। प्लस इसके अंदर क्या होता है, ऐसे उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं जो कि अवशोषण की सतह को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये हो गए आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जितना भी अवशोषण आगे होने वाला है उसका 2/3 अवशोषण किसमें होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर होता है। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद जो भी छनित्र है वो कहाँ जाएगा, आप समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद छनित्र कहाँ जाएगा, हेनले लूप के अंदर जाएगा। हेनले लूप की दो भुजाएं होती है, नीचे उतरती हुई अवरोही और ऊपर चढ़ती हुई आरोही। आ रही बात समझ में। अवरोही जो समीप हेनले लूप की अवरोही भुजा होती है वो शल्की उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, शल्की उपकला की बनी होती है। और आरोही जो होती है वो घनाकार उपकला की बनी हुई होती है। ठीक है, जल का अवशोषण है वो यहाँ पर किया जाता है। फिर ये आगे चल के किसमें खुलेगी, दुरुस्त कुंडलित नलिका के अंदर। ये हेनले लूप किसमें खुलता है, दुरुस्त कुंडलित नलिका के अंदर। और दुरुस्त कुंडलित नलिका भी किससे बना होता है, घनाकार उपकला कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और बहुत सारी अलग अलग, क्योंकि एक किडनी के अंदर कितने नलिकाएं पाई जा रही है, 10 से 12 लाख। ठीक है, तो बहुत सारी दुरुस्त कुंडलित नलिकाएं होंगी। ये दुरुस्त कुंडलित नलिकाएं जो है वो मिलकर किसका निर्माण करती है, संग्रहण नलिकाएं। कई संग्रहण नलिकाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है, बेलेनाई रेक्टी का। और बेलेनाई रेक्टी जो है वो कहाँ खुलते हैं, किडनी का, आपको पता है जहां मूत्रवाहिनी आती है, जैसे ये किडनी है तो इस किडनी के अंदर जो मूत्र वाहिनी एंटर करती है वो चौड़ी हो जाती है, तो इस हिस्से को हम श्रोणी कहते हैं ना। तो बेलेनाई रेक्टी किसमें खुलती है, श्रोणी वाले हिस्से के अंदर क्या होती है, खुलती है। ठीक है, और फिर यहाँ से जो मूत्र है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये तो बात हुई किसकी, हमारी ये जो नलिकाओं की संरचना है उसकी। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखो, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले अभिवाही धमनी का आती है, यहाँ केशिका का गुच्छा बनाती है और अपवाही के रूप में निकल जाती है। फिर आता है बोमन संपुट। ठीक है, बोमन संपुट के बाद ग्रीवा, ग्रीवा के बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले लूप, हेनले लूप का अवरोही, फिर आरोही, फिर दुरुस्त कुंडलित नलिका, फिर संग्रहण नलिका। संग्रहण नलिकाएं मिलकर बेलेनाई रेक्टी का निर्माण करती है, जो कि श्रोणी जो है भाग में खुलती है। श्रोणी जो है वो क्या है, मूत्रवाहिनी का ही चौड़ा वाला हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज है, ये सारा मैं बाकी सारा कुछ मिटा रही हूं। यहां पर देखो क्या हुआ, हमने बोला कि अभिवाही जो धमनिका है वो प्रवेश करती है ग्लोमेरुलस बोमन संपुट की गुहा में, और केशिका का एक जाल बना लेती है जिसको ग्लोमेरुलस या केशिकी गुच्छ कहते हैं। और अभिवाही धमनिका के रूप में वापस क्या करती है, इसकी गुहा से, यानी बोमन संपुट की गुहा से निकल जाती है। अब ये अभिवाही धमनिका जो है वो क्या करती है, चारों ओर क्या करती है, जाल बनाती है इस तरीके से। किसके चारों ओर, जो हेनले लूप है, दुरुस्त कुंडलित नलिका है, उनके चारों ओर क्या करती है, जाल बनाती है। इस जाल को हम क्या कहते हैं, परिकेशिकीय जाल। मतलब ये जितने भी हैं, जैसे ये दुरुस्त कुंडलित नलिका है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगी, उपस्थित होगी, है ना। तो ये जो है परिकेशिकीय जाल बना लेती है। फिर उसके बाद ये परिकेशिकीय जो जाल है ना, ये किस पे, इस तरह से जो ये जो हेनले लूप पर पाया जाता है इसको बोला जाता है वासा रेक्टा।
है ना, ये चारों ओर अभिवाही धमनी का इसके चारों ओर एक जाल बनाती है, उसको हम परिकेशिकीय जाल बनाते हैं। और ये हेनले लूप के ऊपर ये भाग आता है ना किसका, परिकेशिकीय जाल का, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि वासा रेक्टा क्या है, तो लिख देना कि परिकेशिकीय जो जाल है वो क्या करता है, वासा रेक्टा, जो हेनले लूप के ऊपर जो जाल बनाता है उसको वासा रेक्टा कहते हैं। समझ आ गया। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, अभिवाही धमनी का है, ठीक है। अभिवाही धमनी का किसका निर्माण करेगी, ग्लोमेरुलस का निर्माण करेगी। बाहर निकालेगी तो क्या कहलाएगी, अपवाही धमनी का, ठीक है। अपवाही धमनी का जो है वो क्या बनाती है, परिकेशिकीय जाल बनाती है चारों ओर। फिर उसके बाद ये क्या करेगी, शिरिकाओं के अंदर कन्वर्ट होगी। शिरिकाओं से किसमें कन्वर्ट, मतलब शिरिकाओं से जुड़ी हुई होती है। शिरिकाएं किससे जुड़ी होती है, शिरा से, ठीक है। और इस शिरा को हम कहेंगे वृक्क शिरा। तो रक्त वापस कहाँ पहुंच जाएगा, वृक्क शिरा के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। धमनी से आया था, वृक्क धमनी, रक्त एंटर किससे किया, किडनी के अंदर, वृक्क धमनी से एंटर किया। ये रक्त को लेकर आती है किडनी के अंदर, कौन, वृक्क धमनी। फिर ये किसमें कन्वर्ट हुई, अपवाही धमनिका के अंदर। धमनी बड़ी होती, धमनिका उससे छोटी और पतली होती है, ठीक है। ये लेकर आई, फिर लाने के बाद यानी यहाँ हो क्या रहा है, ये रक्त आया कौन सा, शुद्ध, लेकिन इसके अंदर कुछ तो अशुद्धियां होगी, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पाए जाएंगे, तो उनको क्या करना है, निकालना है। तो ये अपवाही धमनिका के रूप में ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आती है, और यहाँ से अशुद्धियां छनकर किसमें आ जाती है, बोमन संपुट के अंदर आ जाती है, और बाकी शुद्ध रक्त वापस कहाँ चला जाता है, अब अपवाही धमनिका के बाद जाता है। अपवाही धमनिका केशिकीय जाल बना लेती है। केशिकीय जाल किससे जुड़ा होता है, शिरिकाओं से। शिरिकाओं के बाद ये किससे जुड़ा होता है, वृक्क शिरा से, और वृक्क शिरा के द्वारा वापस रक्त को क्या कर दिया जाता है, किडनी से क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो अच्छे से कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पूछ लिया जाता है।